दरभंगा में जैसे ही गर्मी शुरू हो गई वैसे ही शहरवासियों के बीच पानी की भीषण किल्लत आ गई है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कई वार्डों में लोगों को दरभंगा नगर निगम के वाटर टैंक के पानी को खाना बनाने से लेकर पीने तक का उपयोग कर रहे हैं। दरभंगा शहर में पिछले कई दिनों से पानी की भीषण किल्लत शहरवासियों के बीच पैदा हो गई है। ऐसे में लोगों को दरभंगा नगर निगम के वाटर टैंकर पर आश्रित होना पड़ रहा है। दरभंगा नगर निगम के वाटर टैंकर द्वारा पानी सप्लाई की तस्वीर है वार्ड नंबर 33 से लेकर वार्ड नंबर 42 की, जहां के लोगों के बीच पानी की भीषण दिक्कत हो गई है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है, लोगों के घरों के चापाकल सूख गए हैं। ऐसे में मात्र एक ही सहारा दरभंगा नगर निगम के वाटर टैंकर का है। पानी की समस्या पर हमने दरभंगा नगर निगम के कर्मियों से लेकर जिन लोगों के बीच पानी की दिक्कत है, ऐसे कई परिवार के सदस्यों से बात की। क्या कुछ इन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कब से आप लोग के यहाँ दिक्कत है? यहाँ तो पानी का दिक्कत तो सर सालों भर रहता है। नहीं क्या है कि हम लोग इस नगर निगम से जुड़े हुए हैं, पानी पहुँचाने के लिए ये टैंकर लाते हैं डेली पानी हम लोग बांट कर जो है ना चले जाते हैं। कितने टाइम में पानी आप लोग लाते हैं? हम करीब लाते हैं 7 बजे पानी जो है ना पहुँचाना हो जाता है। उसके बाद जो है ना 2 बजे के बाद फिर लगता है। अच्छा, कहाँ पानी लेके जाते नगर निगम? 48 वार्ड में समझिए कि पानी पहुँचाना होता है। जहाँ जरूरत पड़ता है, जहाँ सूचना आता है वहाँ हम लोग जाते हैं। रोड पर भी पानी पहुँचाना करते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो मांगता है तो उसको भी रोक के गाड़ी में रोक कर दिया जाता है। पानी का बहुत। अच्छा, ये जो पानी है कहाँ से आ रहा है? नगर निगम। अच्छा, इससे फायदा मिल रहा है? क्या कुछ काम में लाते हैं इस पानी को? पानी को नहाने खाने पीने करते हैं। हाँ। वार्ड नंबर कितना है ये? बहुत दिन से सर। अच्छा, कब से दिक्कत बना हुआ है पानी में? बहुत दिन से पूरे मोहल्ला में पानी के लिए एक ही चापाकल है। पूरा इस्लामगंज से पूरा बेलवागंज में एक ही चापाकल है। पानी का बहुत दिक्कत है सर। कब से पानी सूखा हुआ है चापाकल? पूरे चापाकल सूख गया। पानी का कोई दिक्कत पूरे दिक्कत। वार्ड नंबर कितना है ये? 43 है सर। अच्छा, तो दिक्कत है पानी का, तो पूरा दिक्कत हो गया। सूख गया, चापाकल सूख गया है। पानी का बहुत दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। अब दूर से लाना पड़ता है पानी। एक ही जो चापाकल है वहाँ पर पानी के लिए दिक्कत है, भोजन बनाने के लिए दिक्कत है, सब कुछ के लिए प्रॉब्लम है। लाना पड़ता है पानी, सब जाकर के खाना बनाता है और खाता है। हाँ, हम लोग नगर निगम का पानी देते हैं। वही सप्लाई जो होता है तो वही पानी से काम करता है। टाइम पर पानी आता है, काटे करके आता है पानी, सबको पानी देवू करके चला जाता है। दरभंगा में एक नवविवाहित लड़की की दहेज की लालची लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई है। शादी के मात्र 6 महीने बाद ही ससुराल वालों ने उस नवविवाहित लड़की की पीटकर हत्या कर दी। शादी के बाद से ससुराल वालों के द्वारा लगातार मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए दहेज की मांग की जा रही थी। यह आरोप मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया है। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जब मायके पक्ष के लोग दहेज की डिमांड पूरी नहीं कर सके तो विवाहित की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना दरभंगा जिले के सिमड़ी थाना क्षेत्र के शोभन गांव में शुक्रवार को हुई है। मृतका इसी गांव निवासी मोहम्मद शकील की पत्नी 21 वर्षीय खुशबू खातून बताई गई है, जिसकी लगभग 6 महीने पूर्व ही शादी हुई थी। मृतका के भाई बहेड़ी थाना क्षेत्र के मोटगांव गांव निवासी मोहम्मद मतीन के पुत्र महफूज आलम ने बताया कि शादी के बाद से ही उनकी बहन को उसके ससुराल वालों के द्वारा मोटरसाइकिल और 5 लाख नगद राशि देने के लिए प्रताड़ित करने लगे। इसकी सूचना हम लोगों को मिली तो बहन के ससुराल जाकर उसके पति सास आदि को समझाया, फिर भी वे लोग नहीं माने तो ग्रामीण स्तर पर पंचायत भी हुई। इसके बावजूद रह कर दहेज की बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की सुबह खुशबू ने मां बेबी खातून से मोबाइल के जरिए बात की। इसके आधे घंटे बाद ही उसकी ससुराल से फोन आया कि खुशबू की स्थिति बिगड़ गई है। आनन फानन में हम लोग अपनी बहन को ससुराल पहुंचे तो घर के लोग फरार थे और खुशबू का शव पड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि शव के सर, मुंह, आंख, कान और गर्दन पर चोट के निशान मौजूद होने की बात कही। साथ ही उसके हाथ में गूंथा हुआ आटा लगा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि खुशबू खाना बनाने के लिए आटा गूंद रही थी। इसी दौरान उसके साथ मारपीट की गई है, जिसमें उसकी मौत हो गई। इधर सूचना पर पहुंची सिमड़ी पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि फरार ससुराल वालों की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। ये बच्ची आपकी कौन लगती है? बहन हमारी।
हमारी बेटी की तरह 4 साल से पाले उसको, बेटी की तरह 4 साल से पाले उसको, पढ़ाई लिखाई सब कुछ की। आज शादी की है, और शादी के टाइम से ही उसको टॉर्चर करता था। 5 लाख रुपया लेकर के आओ, ये लेकर के आओ, वो गाड़ी 2 मोटरसाइकिल, तुम्हारा लाश जाएगा इस घर से, और बार बार फोन करके टॉर्चर करता था। हम लोग का नंबर ब्लैक लिस्ट में सबका डाल दिया। परसों अपनी बहन को फोन किए, हम लोग ने कहा है सबका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ, तो नंबर वो लिए, मोबाइल छीन लिए हमसे। हम उसके घर के नंबर पर, उसकी माँ के नंबर पर फोन किए। इसके बाद हमारी बहन उठाई, बोले क्या हुआ, आवाज नहीं तुम्हारा सही से निकल रहा, क्या हुआ तुमको, बोलो कोई बात हुआ है तो बताओ, हम उससे समझ लेंगे, हम उससे समाज के बीच बात करेंगे। वो बोला कि पंच बैठाने के लिए भी हम उसको बोले, हम बोले कि ठीक है पंच बैठाइए, इतवार को जिस दिन भी जिसको बैठाना सुबह के लोग को बैठाइए, हम लोग आ रहे हैं। सब कुछ की है। क्या इसी रविवार को? इसी रविवार की बात थी, पंचायत होने की। और वो जो है बार बार मोटरसाइकिल 5 लाख रुपया का डिमांड करता था उसका बाप, और कहता था कि माई बाप से बात 15 दिन में, 20 दिन में, महीना में बात, हमारे घर का ये रस्म रिवाज नहीं है। लेकिन उसके बेटा का जो है पकड़ा पकड़ी होता है, उसी की बेटी फोन पर बात करती है, 2-2 घंटा बात करती है, गैर मरहम से, गैर लोगों से बात करती, फ्रॉडगिरी करके सर हमसे शादी किया, फ्रॉडगिरी करके सर हमसे शादी किया, और पैसा का डिमांड करता रहा। ये शादी लव मैरिज था कि अरेंज? जी नहीं सर, अरेंज मैरिज शादी था। हमारे अब्बू को फुसला करके उसने शादी किया। आपके अब्बू कहाँ काम करते? हमारे अब्बू मछुआ में काम करते थे, वो भी मछुआ में काम करता था। उनको फुसला करके जो है, उनसे फुसला करके उसे शादी कर लिया। ये लड़का कुछ काम करता था? लड़का मस्जिद में इमामत करता था। हम सोचते थे कि हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है, दीन की निस्बत पर उससे हम शादी किए। कोई नौकरी नहीं करता था? नहीं, और एक जगह दुकान करके रखे हुआ है। किस चीज का? कंप्यूटर कार्ड वगैरह छाप छुप करता है। अच्छा, कहाँ पे था ये? वो सब सियालदे में ही है उसका दुकान। अभी एक बच्ची को आप ऑटो में लेके आए हैं पोस्टमार्टम में, ये कौन है, क्या हुआ इसके साथ? मेरी ननद। क्या नाम था इनका? खुशबू खातून। क्या हुआ इनको? उसको हम लोग को फोन करके बोला गया कि मालिक बच्ची बीमार है, आप लोग आइए। कोई आदमी बोला कि फांसी लगा के मर गई है, कोई आदमी बोला कि सब्जी तीता हो गया, उसके वजह से उसका शोहर मारपीट किया है। यही सब बात हमको जानकारी। जब वहाँ पहुँचे हम लोग देखे खाली लाश रखा हुआ है, घर का कोई आदमी नहीं था। कहाँ पे? सोभन में। सोभन में कहाँ? उतना नहीं जानकारी है सर। अच्छा, किसके यहाँ शादी हुआ था? सफ़ी मास्टर, वो अपना नाम बताया था। मैं उसका सफ़ी मास्टर है नहीं, मैं बोला था कि सफ़ी मास्टर है। उससे भी उसके अबू मंडी में काम करते हैं, मछुआ में। अच्छा, ये कब शादी हुई थी इनकी? 2 अक्टूबर 2023। अक्टूबर में शादी हुई थी, तकरीबन 6 महीने हो गए। तो क्या मसला क्या चल रहा था शादी के बाद? मसला कुछ नहीं सर चल रहा था, हम लोग से बातचीत नहीं करने देता था। पहले बोला कि नहीं बातचीत नहीं कर, तुम्हारे भाभी से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे भाई लोग से भी कोई मतलब नहीं है हमको। हमारे तुम मतलब रखोगी तो तुमको भी नहीं रखने देंगे। हमारा भाभी जो है हमारे भैया लोग हैं ना, हम लोग का इज्जत बात नहीं किया, खातिर हमने किया, का चीज खातिर बात इज्जत नहीं की आपको हम। अब मेरी आई कह दिन की नहीं किए हम। बोले वो सब बात छोड़िए, आपसे क्या बहस करेंगे, हम बहस नहीं करेंगे। उसके बाद जाके लड़की को मना कर दिया, सबका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद से और दामाद को बोला कि चच्ची उसकी बोली कि गाड़ी दे दीजिए दामाद को, और नहीं गाड़ी दीजिएगा तो कैसे मानेगा गाड़ी, 5 लाख रुपया दे दीजिए, दामाद मान जाएगा, आपके आना जाना शुरू कर देगा। क्या ये शादी से पहले रकम की बात हुई थी? पहले बोला था कि हम कुछ नहीं देना, हमको जो चीज दीजिएगा अपनी खुशी से, नहीं दीजिएगा अपनी खुशी से। अच्छा, तो ये जो मांगा गया दहेज, लड़का ने बोला, उसके पिताजी ने, उसकी माताजी ने, कौन बोला ये? उसकी बगल में चच्ची है, वही बोली। उसकी अपनी चच्ची है? हमको उतना जानकारी नहीं, चच्ची खाली बोलती थी मेरी ननद की चच्ची है वो। तो वो चच्ची फोन की थी आप लोगों को? जी हाँ, फोन करके मेरे सास से बात की थी, बोली थी ये बात। अच्छा, कितने दिन पहले की बात है? ये 1 हफ्ता हुआ होगा। 5 लाख और गाड़ी का 1 हफ्ता पहले? जी। और फोन को ब्लैक लिस्ट कब डाला गया? ब्लैक लिस्ट मेरा नंबर तो कुमारे से डाले हुआ हूँ, और उसको आज जाके फिर इधर आके मेरे सास लोग का नंबर भी 1 महीना पहले डाले हुआ। मेरे सास, मेरे ससुर का, मेरे अपने भाई का, सबका नंबर डाले हुआ। अच्छा, आज सुबह कितने बजे फोन आया था आपको? हमको फोन नहीं आया था, मतलब मेरे घर से ससुराल से फोन आया था हमको, कैसे से तबीयत खराब है, तो हम फोन लगाए अपने शोहर को स्कूल में, तो बोले कि ठीक है हम पूछते हैं। जब भी पूछे तो बोला कि तबीयत खराब है, आप लोग आइए बस। वहाँ से आया फोन? नहीं, यहाँ से किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के द्वारा बताया गया कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मौके पर जिले के प्रत्येक निर्वाचकों को ससमय मतदाता सूचना पर्ची वितरण विगत 2 दिनों से सभी बीएलओ के द्वारा डोर टू डोर के माध्यम से मतदान केंद्रों पर एवं घर घर जाकर वितरण किया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दूरभाष के माध्यम से आज सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से दूरभाष के माध्यम से मतदाता पर्ची वितरण का फीडबैक लिया। उन्होंने बताया कि डोर टू डोर वितरण की तिथि अगले 3 दिनों तक बढ़ाई जा रही है। अब मतदाता पर्ची का वितरण 28, 29 और 30 अप्रैल तक सभी बीएलओ शेष मतदाताओं को पर्ची वितरण करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि जिन बीएलओ के द्वारा मतदाता पर्ची का वितरण अपेक्षाकृत कम किया गया, उसको चिन्हित करते हुए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि मतदाता पर्ची वितरण के उपरांत जीविका दीदियों, सेविका आदि के द्वारा जांच कराई जाए। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन मतदाता पर्ची वितरण का समीक्षा करना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा ने मतदाताओं से अपील की कि सभी मतदाता सूचना पर्ची अवश्य प्राप्त कर ले और सुरक्षित रखकर 13 मई को अपना मतदान अवश्य करें। जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा कि दरभंगा जिला अंतर्गत अवस्थित निजी विद्यालयों के अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अभिभावकों को अनुरोध किया गया कि भीषण गर्मी और लू के कारण छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों द्वारा अनुरोध किया गया कि निजी विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि के समयावधि में परिवर्तन किया जाए। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में भी भीषण गर्मी एवं लू संभावना जताई गई है। इसके आलोक में जिलाधिकारी द्वारा आगामी 1 महीने के लिए दरभंगा जिला के सभी सरकारी विद्यालय एवं निजी विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि का संचालन इस तरीके से है कि सरकारी विद्यालय में पठन पाठन पूर्व से निर्धारित विभागीय के निर्देश के आलोक में सुबह 8 बजे से दोपहर 10 बजे के बीच संचालित होगा और मध्याह्न भोजन सुबह 10 से 10:30 के बीच दिया जाएगा। वहीं निजी विद्यालय का संचालन सुबह 11 बजे तक ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालय प्रबंधक अपनी सुविधा और इच्छा अनुसार यदि चाहे तो संध्याकालीन कक्षा के संचालन की व्यवस्था कर सकते हैं। उन्होंने सभी संबंधित विद्यालय प्रधान, निजी एवं सरकारी विद्यालय को निर्देशित किया कि गर्मी और लू से बचाव के लिए पंखा, तरल पेय, ग्लूकोज, पानी आदि की व्यवस्था अपने विद्यालय में करना सुनिश्चित करेंगे ताकि छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं के स्वास्थ्य पर गर्मी और लू का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि निजी एवं सरकारी विद्यालयों में गर्मी छुट्टी पूर्व निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप होगा। स्वास्थ्य की चुनौतियों का समाधान, खनिजों का महत्वपूर्ण पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। यह महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन डॉक्टर विकास कुमार सोनू द्वारा रसायन विज्ञान विभाग में किया गया, जिन्होंने इसे संचालित किया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था स्टूडेंट्स को खनिजों के महत्व और उनके सही उपयोग के बारे में जागरूक करना। यह सेमिनार रसायन विज्ञान विभाग के हेड डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा के द्वारा आधिकारिक रूप से उद्घाटित किया गया था। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर समद अंसारी ने अपने ज्ञान और अनुभव से उपस्थित लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने सेमिनार में यह बात कही कि हमारे शरीर को अलग अलग कार्यों के लिए 40 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें उन सभी विभिन्न कार्यों के लिए जरूरी होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, जैसे कि ऊर्जा उत्पाद, ऊर्जा विनिमय, उत्सर्जन और ऊर्जा संवहन की प्रक्रियाओं के लिए। विशेष रूप से ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे बाल, नाखून, त्वचा, हड्डियों और शरीर के अन्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि अपेक्षित खाद्य की कमी के कारण अधिकांश लोग यह सामग्री अपने आहार में प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सेमिनार में दर्शाया गया कि कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की दर्शाई गई मात्राओं को हमारे शरीर ठीक से अवशोषित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम चाक का सेवन करते हैं तो कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत होता है, यह हमारे शरीर द्वारा अवशोषित नहीं होता। विपरीत आयुर्वेदिक दवाओं में प्राप्त मोती पल्स कैल्शियम को अधिक अच्छी तरह से अवशोषित करने में सहायक होते हैं, क्योंकि वे जैविक मूल के होते हैं। सेमिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर समद अंसारी ने मैग्नीशियम की महत्वता पर भी विशेष ध्यान दिया। इस सेमिनार में रसायन विज्ञान विभाग के फैकल्टी प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर आकांक्षा उपाध्याय भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को मूल्यवान जानकारी प्रदान करने के लिए विशेष अतिथि डॉक्टर प्रगति भी मौजूद थी। वहीं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सोनू राम शंकर ने किया। जमा का ऊर्जा रख लो, जो भी चीजें हेल्दी है, हेल्दी चॉइसेस ऑप्ट करो, है कि नहीं। वाटर, पानी पीते समय हमेशा कोई चीज अपने बोलते हैं ना कि वो जो है एक छोटे से टंग पे हम लोग ध्यान देते हैं, इसके स्वाद और टेस्ट पे ध्यान देते हैं। इतने लंबे चौड़े जो इंटेस्टाइन का लेंथ है, उस पर हम ध्यान देते हैं कि उसके अंदर क्या डाल रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। हम जो हैं वो हम जो खाते हैं वो नहीं है, हम जो इंजेस्ट करते हैं, जो डाइजेस्ट करते हैं, जो एसिमुलेट करते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं, वो है। तो इसीलिए हम
अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अपनी जो पहल है, अपनी जो शुरुआत है, अपने खुद से एक डाइट चार्ट बनाए, एक प्लान करें कि हमको अब तुम लोग, आप लोग सब अच्छे कोर्स करिए बच्चे को, इतना सेंसिबल हो, इतना सेंसिटिविटी है आप लोग में, इतनी जानकारी है आप लोग में कि क्या खाना है। अभी सोर्सेज के साथ साथ बता रहे थे कि कौन से किस सोर्सेज में सिंपल सा, अगर ये मैन एकदम बेवकूफों वाला अगर लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं तो जितने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के सोर्सेज तो जो है, अगर विटामिन मिनरल की बात करें तो जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उठा लो। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी वेजिटेबल में ग्रीन उठाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स विटामिन मिनरल लोडेड है क्या। फ्रूट्स जितने भी कोशिश करो कि फ्रेश खाओ। आजकल कंटामिनेशन बहुत हो गया है, लेकिन ला करके अच्छे से धो करके बढ़िया से खाओ। घर में, घर के किचन गार्डन में कुछ उगाओ। अपने एक हॉबी में से एक हॉबी ये भी जनरेट करो कि जो है अपने घर के बैकयार्ड, कोर्टयार्ड में कुछ उगाएंगे। अरे गमले में ही सही, जब जमीन नहीं है तो कुछ तो पैदा करेंगे। मेरे कहने का मतलब हमेशा एक आदमी को एक टारगेट या एक हॉबी ऐसी रखनी चाहिए जो हेल्दी, और साथ में हमेशा एक ड्रीम या सपना एक ऐसा होना चाहिए जो सुबह में जगने के लिए आपको एकदम प्रेरित करे, आपको सोने नहीं दे। वो सपना वो नहीं होता जो हम बंद आंखों से सोए हुए देखते हैं, सपना वो होता है जो खुली आंखों से देखते हैं, और सपना वो होता है जो आपको सोने वाले। हम लोग, हमारे सिलेबस में ही है कि बच्चों के साथ जो CBCS सिलेबस है उसमें कि लगातार सेमिनार का आयोजन करना चाहिए, जिसमें बाहर के लोगों को बुलाकर विद्वानों से भाषण करवाया जाए और बच्चों को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। तो उसी कड़ी में अभी हमारे पास सेमेस्टर 2 के बच्चे हैं, उनके लिए हमने आज एक सेमिनार का आयोजन किया है। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, हम लोग केमिस्ट्री बच्चों को पढ़ाते ही हैं, साथ ही हम लोग यह चाहते हैं कि इस केमिस्ट्री के ज्ञान से हमारे समाज को भी लाभ मिले। उसी के तहत आज का जो सेमिनार था उसमें था कि जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें खनिज का क्या भूमिका है, खनिज कम होने से क्या हो सकता है, खनिज अधिक होने से क्या हो सकता है, भोजन को हम कैसे पकाएं तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होगा, कैसे हम पानी पिएं, किस बर्तन में रखें, किस बर्तन में खाना बनाएं, इस सारी जानकारी को हम बच्चों को देना चाहते हैं। और यही बच्चे इस ज्ञान को अपने परिवार में, अपने समाज में पहुंचाएंगे। इसी के लिए हमारे यहाँ के जो पूर्व प्राध्यापक थे डॉक्टर समद अंसारी साहब, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़े विद्वान हैं और उन्होंने इस पर रिसर्च किया है। तो उसी उनके रिसर्च को, जो व्यवहारिक रिसर्च है, हम अभी बच्चों के सामने रखे हैं। और उसके बाद हमारे विश्वविद्यालय में जो गृह विज्ञान है उसमें एक डॉक्टर प्रगति मैडम हैं, वो भी इसी विषय पर उन्होंने MSc और PhD किया है पोषण पर। तो हम उनको ही बुलाए थे और वह भी अपना कुछ विचार बच्चों के बीच रखे हैं। मुझे आशा है कि ये बच्चे हमारे इस ज्ञान को खुद भी अपने लिए लाभ उठाएंगे, उस ज्ञान का अपने परिवार को भी लाभ देंगे और समाज को भी लाभ देंगे।